जोहार। नई दिशा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ निधि कुमारी। धरती सिर्फ एक है, ये एक आम जानकारी है जिसके बारे में हम सभी जानते हैं, लेकिन बीते कुछ वर्षों में विकास के अंधाधुंध दौड़ में हम इतनी आगे निकल गए हैं कि इस सफ़र में धरती पर क्या कुछ इसके नेगेटिव इफ़ेक्ट्स हुए हैं उसको भी हमने इग्नोर कर दिया है। और अब जाकर क्लाइमेट चेंज, जलवायु परिवर्तन हमारे लिए एक बहुत ही अहम चुनौती बन गई है। ज़रूरी है कि वक्त रहते ही हम एक सही रास्ता भी ढूंढें, सब साथ मिलकर काम करें और लो कार्बन एमिशन डेवलपमेंट के जो पाथवेज है उसको हम एक्सप्लोर करें। आज के इस कड़ी में हम क्लाइमेट चेंज के बारे में बात करने वाले हैं, किस तरीके से एक नई दिशा इसे दी जा सकती है, इसके हम एनवायरनमेंट को और बेहतर तरीके से बचा सकें और साथ ही साथ प्रॉस्परस हो सके हमारा एनवायरनमेंट, उस क्षेत्र में हम किस तरीके से काम कर सकते हैं उस पर चर्चा की जाएगी। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर मनीष कुमार, डायरेक्टर रिसर्च एंड डेवलपमेंट, सेंटर फॉर एनवायरनमेंट एंड एनर्जी डेवलपमेंट। डॉक्टर मनीष, आपका हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार, जोहार। धन्यवाद निधि जी, मुझे इस कार्यक्रम में आमंत्रित करने के लिए। मुझे खुशी है कि इस गंभीर विषय को जनमानस तक पहुंचाने का आपका यह जो प्रयास है, इसके कुछ फ्रूटफुल इम्पैक्ट्स होंगे। बिल्कुल। डॉक्टर मनीष, जैसे बीते कुछ वर्षों में आपने भारत में भी काम किया है, दक्षिण एशिया में भी काम किया है, काफ़ी लेख भी आपके प्रकाशित हुए हैं राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। अगर हम जलवायु परिवर्तन के वैश्विक स्तर पर अगर हम इसके बारे में चर्चा कर रहे हैं तो कौन कौन से ऐसे अहम चुनौती अभी हमारे सामने खड़े हैं जिस पर ध्यान देने की काफ़ी आवश्यकता है? निधि जी, जैसा आपने कहा कि मैंने दक्षिण एशिया के ऊपर और भारत के अन्य हिस्सों में अलग अलग मुद्दों पर काम किया। हमने एक बदलाव देखा समय के साथ। आज से 50 वर्ष पहले मुद्दे कुछ और थे। एक समय था जब हम औद्योगिकरण की बात करते थे, फिर एक समय आया जब हम गरीबी, एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन के बारे में बात करने लगे। धीरे धीरे जिस तरीके से हम विकसित होने लगे तो हमारी समस्याएं भी धीरे धीरे बदलती गईं। और फिर एक समय ऐसा आया जब हमें ये एहसास हुआ कि जिस गति से हमारा विकास हो रहा था और हम आगे बढ़ रहे थे, साथ साथ कुछ समस्याएं भी धीरे धीरे विकराल रूप ले रही थीं। और उसमें जलवायु परिवर्तन एक बहुत बड़ा मुद्दा सामने आया। हम जागरूक तब हुए जब इसका जो नकारात्मक प्रभाव है वो हम पर पड़ने लगा, दिखने लगा। हमारे जो सोशियो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर है वो उससे प्रभावित होने लगा। हमारी कंट्री की या जो भी इकोनॉमी है पूरे दुनिया की, चाहे वो छोटी इकोनॉमी हो, बड़ी इकोनॉमी हो, वो कहीं ना कहीं डायरेक्टली या इनडायरेक्टली उससे प्रभावित होने लगी। तब हमें इस समस्या का अंदाज़ा हुआ। अब जब हम उसके समाधान की बात सोचते हैं या समाधान की ओर देखते हैं तो हम कुछ विकल्प तलाश करने की कोशिश करते हैं और कुछ मुद्दों को वापस रिविज़िट करना चाहते हैं कि ऐसे कौन से मुद्दे हैं जिनको जहां इंटरवेंशन हो जिससे कि ये सारी समस्याएं जैसे खड़ी हुई हैं इनका समाधान हो सके। निश्चित रूप से हम अपने विकास की गति को तो नहीं रोक सकते हैं, विकास तो होना है। इसीलिए करीब आज से 50 साल पहले स्टॉकहोम में एक कॉन्फ्रेंस हुई, कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड ह्यूमन डेवलपमेंट। उसमें इस बात पर चर्चा हुई कि विकास की गति को मेंटेन रखते हुए हम एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करें, ऐसी एक व्यवस्था क्रिएट करें कि जिससे हमारा विकास तो हो ही, हमारी जो अगली जनरेशन है उसका विकास भी प्रभावित ना हो। जिन रिसोर्सेज को हम आज यूज़ कर रहे हैं वो सारे रिसोर्सेज हमारी अगली पीढ़ी के लिए भी उपलब्ध हों। इस दिशा में आज जो मुद्दे अहम हैं, इसको समझने के लिए हमें एक बात को समझना होगा कि आखिर विकास का लिंक किससे है। आखिर कौन सा ऐसा कारक है, कौन सा ऐसा फैक्टर है जो विकास को प्रभावित कर सकता है क्लाइमेट चेंज के पर्सपेक्टिव में। तो वो है इसके सेंटर में हम पाते हैं ऊर्जा को, क्योंकि विकास और ऊर्जा ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। बिना ऊर्जा के कोई विकास संभव नहीं है। हम किसी भी सिस्टम की बात करें, हमारा जो शरीर है, हमारा जो बॉडी है, उसको भी रन करने के लिए एनर्जी की ज़रूरत है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए या किसी भी तरह के ग्रोथ के लिए हमें एनर्जी की ज़रूरत है। और एनर्जी को क्रिएट करने के लिए, एनर्जी को पाने के लिए हमें कुछ एग्जिस्टिंग रिसोर्सेज हैं जो जैसे फॉसिल फ्यूल्स हैं। हमारे फॉसिल फ्यूल्स को यूज़ करके, उनको बर्न करके हमें वो एनर्जी प्राप्त करते हैं।
और उससे कार्बन डाइऑक्साइड और बाकी कुछ और ग्रीन हाउस गैसेज हैं जिनका उत्सर्जन होता है, जो ग्लोबल वार्मिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं और क्लाइमेट चेंज का एक बड़ा इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। तो जब हम मुद्दों की बात करते हैं तब हमें ये मालूम होता है, ये ज्ञात होता है कि ऊर्जा इसके केंद्र में है। तो अगर हम क्लाइमेट चेंज से लड़ना चाहते हैं, इसके प्रभावों से बचना चाहते हैं, तो ऊर्जा को केंद्र में रख के एनर्जी ट्रांजिशन एक बड़ा इम्पॉर्टेंट मुद्दा है। एनर्जी ट्रांजिशन के ऊपर इंटरवेंशन करके और हम इस लड़ाई को एक सही दिशा दे सकते हैं। बिल्कुल, जैसा आपने कहा कि एनर्जी पर जो हमारी डिपेंडेंसी है वो कंप्लीट और एब्सोल्यूट हमारी डिपेंडेंसी है एनर्जी को लेकर, और शिफ्ट किया जा सकता है, उसे चेंज हम नहीं कर सकते हैं, उसका कोई दूसरा रास्ता नहीं निकल सकता है। इंडिया के में हम एक ये गोल लेके चल रहे हैं कि 2070 तक हमारा जो कार्बन एमिशन है वो नेट ज़ीरो हो जाए। ये खुद में एक बहुत बड़ा गोल है, और ख़ासकर हमारे देश के लिए, भारत जैसे देश के लिए। यहाँ पर क्या कुछ चुनौती आ सकती है इस पाथवे में जब हम इस जर्नी पर निकलेंगे? और उसके साथ साथ हम क्लाइमेट चेंज की भी अगर बात कर रहे हैं तो इंडिया के सामने, भारत के सामने अभी मुख्य क्या चुनौती खड़ी है? जी निधि जी, जैसा आपने कहा डेवलपमेंट और जो इश्यूज़ हैं, एक बात तो बिल्कुल स्पष्ट है कि हम अपना विकास तो नहीं रोक सकते। विकास हमें बिल्कुल विकसित होना है, ग्रो करना है। और आज हम वैश्विक पटल पर इकोनॉमी की बात की जाए तो विश्व में 5वें स्थान है हमारा भारत का, और साल 1.5 साल 2 साल के अंदर हम विश्व की तीसरी सबसे बड़ी आर्थिक शक्ति के रूप में आ जाएंगे। ये इस दौरान हमें ग्रो करने के लिए, डेवलप करने के लिए और भी ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन चूँकि भारत में जनसंख्या को देखें, आज हम जनसंख्या के मामले में विश्व के प्रथम पायदान पर हैं, तो हमारी समस्याएं भी हैं, कई सारी समस्याएं हैं जो हमारी जनसंख्या को देखते हुए या जो ज़रूरतें हैं हमारी उसको देखते हुए उसके बारे में सोचना भी हमारा कर्तव्य है। ऐसी परिस्थिति में हमारा जो प्लान है, हमारी जो स्ट्रेटजी है, सबसे अच्छी स्ट्रेटजी ये होनी चाहिए कि हम डेवलपमेंट के रेट को भी कम ना होने दें, और साथ साथ जो हमारी निर्भरता है ऐसे ऊर्जा के स्रोतों पर जिससे जलवायु परिवर्तन बढ़ सकता है, उस पर अपनी निर्भरता, वैसे ऊर्जा सोर्सों पर अपने सोर्स पे निर्भरता धीरे धीरे सिस्टमैटिक वे में कम करें। एक साथ नहीं कर सकते हैं। अभी भारत एक विकासशील देश है, तो हम एक अचानक से अपने सिस्टम को ट्रांसफॉर्म नहीं कर सकते हैं, लेकिन सिस्टमैटिक वे में फेज़ बाय फेज़ जो एनर्जी सोर्सेज हैं उनमें ट्रांजिशन ला सकते हैं। हम फॉसिल फ्यूल्स पर डिपेंडेंट हैं ज़्यादा, स्लोली धीरे धीरे जो अल्टरनेटिव सोर्सेज ऑफ एनर्जी हैं उस पर अपनी डिपेंडेंसी बढ़ा के जो फॉसिल फ्यूल पर डिपेंडेंसी है उसको धीरे धीरे करके कम कर सकते हैं। अगर हम अभी इंडिया के पर्सपेक्टिव में भी बात करें तो बीते कुछ वर्षों में क्लाइमेट चेंज की सीरियसनेस को देखकर नेशनल लेवल पर भी और इंटरनेशनल लेवल पर भी कई सारे स्टेप्स लिए गए हैं। इंटरनेशनली यूएन भी सस्टेनेबल डेवलपमेंट की जैसी बात हो रही थी शुरुआत में, तो वो खुद 17 गोल्स लेकर आए हैं कि 2030 में हमें इतने गोल अचीव कर लेने हैं ताकि विकास तो हो लेकिन सतत विकास हो, ताकि हम अपने आने वाले जो हमारे जनरेशन है उनके लिए भी धरती वैसा ही छोड़ के जाएँ। लेकिन जब हम ये झारखंड के पर्सपेक्टिव में इसके बारे में बात करते हैं, जैसे ग्रीन एनर्जी की भी बात हो रही है, तो इंडिया में सोलर एनर्जी को एक्सप्लोर किया गया है, विंड एनर्जी हो गया, लेकिन झारखंड में सोलर एनर्जी के लिए स्कोप तो बहुत ज़्यादा है, अभी कार्य शुरू भी हुआ है, लेकिन हमारे साथ एक चैलेंज ये भी है कि हम बहुत ज़्यादा कोल पर डिपेंडेंट है। हमारी जो आधी से ज़्यादा आबादी जो है हमारे झारखंड की, तो यहाँ पर अगर हम ट्रांजिशन की बात करते हैं, यहाँ पर अगर हम यहाँ से क्लीन एनर्जी की तरफ ट्रांसफ़र की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर हमारे लिए झारखंड में क्या चैलेंज हो सकता है? अगर हम झारखंड की बात करें तो झारखंड बड़ा ही एक यूनिक राज्य है। बाहर के लोगों के पर्सपेक्टिव से झारखंड को देखा जाए तो एक हरा भरा राज्य है, जनसंख्या काफ़ी कम है, समस्याएं बाहर से दिखती नहीं हैं, लेकिन हम लोग अगर इंटरनली इस झारखंड को देखें तो झारखंड क्लाइमेट चेंज को लेके जो वल्नरेबिलिटी है उसमें हमारा जो वल्नरेबिलिटी इंडेक्स में हम सबसे ऊपर हैं। यानी क्लाइमेट चेंज के जो नकारात्मक प्रभाव हैं उनसे हम बुरी तरह से प्रभावित हैं। क्लाइमेट चेंज को लेके जो हमारा कंट्रीब्यूशन है वो बहुत कम है, लेकिन क्लाइमेट चेंज से जो नकारात्मक प्रभाव पड़ रहे हैं वो हम पर सबसे ज़्यादा हैं।
हम अगर देखें तो हमारे राज्य में जो लैंड डिग्रेडेशन का रेट है क्लाइमेट चेंज की वजह से वो फास्ट है। हम इंडिया में लैंड डिग्रेडेशन के रेट में भी नंबर 1 पर हैं। इससे जुड़ी और भी कई समस्याएं हैं, जैसे माइग्रेशन का। झारखंड से का जो यूथ है, जो वर्क फोर्स है, वो काफ़ी तेज़ी से दूसरे राज्यों की ओर उसका पलायन हो रहा है। ये सारी समस्याएं जलवायु परिवर्तन से जुड़ी हुई हैं। और जैसा आपने कहा कि हमारी डिपेंडेंसी कोल पर ज़्यादा है, 24 ज़िलों में करीब 13 ज़िले ऐसे हैं जहां कोल माइनिंग होती है, और करीब 5 ज़िले ऐसे हैं जो कोयले पर निर्भर हैं। वो जो इंडस्ट्रीज़ वहाँ रन कर रही हैं वो सारी कोल पर डिपेंडेंट हैं। लेकिन हमें एक बात समझने की ज़रूरत है, कोयला हमारे राज्य के ही लिए ही नहीं, हमारे देश के विकास के लिए एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रिसोर्स है। भारत को करीब करीब 30% कोयला अकेले झारखंड देता है, और हमारी डिपेंडेंसी है, हमारी जो इकोनॉमी है स्टेट की। साथ साथ आपको जानकर खुशी होगी कि देश का करीब 99% कोकिंग कोल अकेला झारखंड ही प्रोड्यूस करता है, जो स्टील के मैन्युफैक्चरिंग में यूज़ होता है। तो हमारे स्टेट का ही नहीं, हमारे पूरी कंट्री का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें बहुत बड़ा रोल है झारखंड का। और जो एग्जिस्टिंग समस्याएं हैं क्लाइमेट चेंज को लेके, उसमें भी हम वल्नरेबल हैं काफ़ी ज़्यादा। हमारा योगदान भले ही कम है, लेकिन हम वल्नरेबल हैं। ऐसी सिचुएशन में हम कभी भी किसी ऐसी स्ट्रेटजी पर नहीं जा सकते कि हम अपने एग्जिस्टिंग एनर्जी सोर्स जो कोयला है उस पर निर्भरता अचानक से कम नहीं कर सकते। हमें धीरे धीरे अल्टरनेटिव सोर्सेज, जैसा आपने बताया सोलर एनर्जी के डिप्लॉयमेंट में, या जो यहाँ पोटेंशियल है उसको फर्दर एक्सप्लोर करके कैसे आम जनता तक पहुँचाया जाए, उसका बेनिफिट कैसे हो अंतिम व्यक्ति को, या धीरे धीरे जैसे जैसे हम कोल पर अपनी निर्भरता कम करेंगे तो जो लोग प्रभावित होंगे, जो सिस्टम प्रभावित होगा, उसको भी पैरेलली कैसे एड्रेस करते जाएंगे। झारखंड के लिए सबसे महत्वपूर्ण अभी ये है, और कई सारे प्रयास झारखंड में इस दिशा में पिछले 2-3 वर्षों में हुए हैं। और मुझे काफ़ी उम्मीद है कि झारखंड एक ऐसा रोड मैप लेके आएगा जो झारखंड ही नहीं पूरी दुनिया को, भारत को लीड करेगा कि कैसे हम अपनी जो तात्कालिक व्यवस्था है उसको सिस्टमैटिक वे में चेंज करें, एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में ट्रांजिशन भी हो, साथ साथ समाज का जो आखिरी व्यक्ति है वो भी प्रभावित ना हो। जैसा कि आपने कहा कि नॉन रिन्यूएबल एनर्जी पे हमारी जो डिपेंडेंसी है वो वाकई बहुत ज़्यादा है, विकास में काफ़ी अहम उसका योगदान है। कोई भी अग्रेसिव हम यहाँ पर सोल्यूशन लेकर नहीं आ सकते हैं। जो भी हमारा स्टेप होगा, किस तरीके से हम स्विफ्टली ट्रांजिशन किया, और जैसा कि आपने एक बहुत महत्वपूर्ण बात किया कि जब हम इस ट्रांजिशन में जाएं तो जो लास्ट इंडिविजुअल भी हो हमारी सोसाइटी का, कोई पीछे ना छूट जाए, कोई फाइनेंशियली या फिर सोशली अफेक्ट ना हो उस चीज़ से। अगर हम झारखंड के जैसे पर्सपेक्टिव में फ़िलहाल डिस्कशन कर रहे हैं, यहाँ पर जब हम सोल्यूशंस को लेकर आते हैं कि क्या कुछ हमारे पास अभी करंट सिचुएशन में सोल्यूशंस है जिस पर हम काम कर सकते हैं, लो कार्बन एमिशन की तरफ अभी फ़िलहाल काफ़ी कार्य हो रहा है। एक चुनौती हमारे पास है कि अवेयरनेस ज़्यादा नहीं है, और अवेयरनेस अगर है भी तो हम इतनी डीपली इस सिस्टम में घुसे हुए हैं कि उससे निकलना हमारे लिए बहुत चैलेंज हो जाएगा। ऐसे फील्ड में जब हम काम करने आते हैं तो अभी फ़िलहाल क्या कुछ चुनौती है, और किस तरीके से लोगों को शिफ्ट अगर करना है या फिर लोगों के अंदर अगर वो अवेयरनेस हमें डालनी है तो उस पर कैसे काम किया जाएगा? बिल्कुल, तो चुनौतियाँ कई हैं, जिसमें अगर हम कुछ कैटेगराइजेशन करें या एक ऑर्डर बनाने की कोशिश करें कि सबसे बड़ी चुनौती क्या है। किसी भी तरह का कोई ट्रांजिशन होगा, हमने बचपन में हम लोगों ने न्यूटन का जो गति का सिद्धांत है वो पढ़ा है कि कोई भी वस्तु जिस अवस्था में रहती है वो उसी अवस्था में रहना चाहती है जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगे उसमें। बिल्कुल। तो हमारे यहाँ भी क्या है कि अभी हमारी डिपेंडेंसी कोल पर ज़्यादा है, और हमारा जो पूरा का पूरा इकोनॉमिक सेटअप है स्टेट का, उसमें कोल का बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है। तो हम भी इस सिस्टम में अभी हैं, लेकिन क्लाइमेट चेंज और क्लाइमेट वल्नरेबिलिटी वो एक्सटर्नल फोर्स है जो हमको इस पर्टिकुलर फेज़ से दूसरे फेज़ में जाने के लिए मोटिवेट करता है। ऐसे में अगर चैलेंजेस की बात की जाए तो मैं सबसे पहला चैलेंज मानूंगा लाइवलीहुड को, क्योंकि कोई भी ट्रांजिशन हम करते हैं सबसे पहले आजीविका प्रभावित होगी। और झारखंड पहले से ही जो कई मानक हैं, कई इंडिकेटर्स हैं, उनमें नीचे है भारत में।
और नीचे तो है ही, साथ साथ जलवायु परिवर्तन का हमारे पर बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ता है। डिस्पाइट ऑफ दिस फैक्ट कि हमारा कंट्रीब्यूशन कम है, भारत का जो ग्रीन हाउस गैस एमिशन का जो बजट है उसमें हमारा कंट्रीब्यूशन मात्र 4% का है, उसके बावजूद भी हम अफेक्टेड हैं। तो किसी भी ट्रांजिशन के बारे में हम सोचते हैं या स्कोपिंग करते हैं तो हमारा लाइवलीहुड जो है वो सबसे बड़ा चैलेंज है। तो हमें लाइवलीहुड के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है, काम करने की ज़रूरत है। दूसरा जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो है एनर्जी सिक्योरिटी, क्योंकि जब तक एनर्जी नहीं होगी कोई सिस्टम एग्जिस्ट नहीं करेगा। और चूंकि हमारा जो एनर्जी मिक्स है उसमें करीब करीब 95-96% अकेला कोल से है, तो हम अगर किसी ट्रांजिशन के बारे में सोचेंगे तो हमारी स्टेट की एनर्जी सिक्योरिटी बिल्कुल अफेक्ट होगी। तो ये दूसरा चैलेंज है कि हमें अपने राज्य के लोगों को, उनके लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटीज़ को और साथ साथ राज्य की जो एनर्जी सिक्योरिटी है उस पर भी गंभीरता से सोचने की ज़रूरत है, क्योंकि ये एक बड़ा अहम मुद्दा है। साथ साथ और भी कई मुद्दे हैं जिनमें कि छोटे बड़े जो भी मुद्दे हैं इन दोनों मुद्दों से जुड़े हुए हैं। जैसे अगर उदाहरण के रूप में अगर हम लें तो हमारा जो स्टेट है, पूरी जो मशीनरी है, गवर्नमेंट मशीनरी है या जो नॉन गवर्नमेंट मशीनरी है, इसको भी अभी से ही अपने आप को प्रिपेयर करना होगा। ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने 2070 का गोल रखा है नेट ज़ीरो का। सुनने में तो लगता है 2070 अभी काफ़ी दूर है, लेकिन अगर हम आज से प्रिपरेशन नहीं करेंगे तो वो 2070 तक हम अचीव नहीं कर पाएंगे। इसलिए जो मशीनरी है, स्टेट मशीनरी है, इसको भी टाइम के साथ इसकी कैपेसिटी बिल्डिंग होनी भी बहुत ज़रूरी है। तो ये तीसरा बड़ा अहम मुद्दा है जिसको चैलेंज बोलें या मैं इसको अपॉर्चुनिटी मानता हूँ। वैसे तो ये चैलेंज है, लेकिन अगर इस पर आज से हम काम करेंगे तो ये एक अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट हो सकता है। तो ये 3 इश्यूज़ हैं, पहला लाइवलीहुड, दूसरा एनर्जी सिक्योरिटी और तीसरा स्टेट की अपनी प्रिपेयर्डनेस, कि हम आज से ही फ्यूचर रेडी होकर सोचें कि आगे 2070 तक जो हमारे पास चैलेंजेस आएंगे हम उनको कैसे रिजॉल्व कर पाएंगे। जैसा आपने कहा, जो तीसरा जो हमारा मानक हो जाता है कि स्टेट कितना इसमें प्रिपेयर है। झारखंड में अगर हम जलवायु परिवर्तन की बात करें तो बीते कुछ वर्षों में राज्य सरकार और साथ ही सीड जो ऑर्गेनाइजेशन है, साथ में मिलकर इनका कोलैबोरेशन हुआ है जिसमें ये साथ में इस दिशा पर काम कर रहे हैं। तो किस तरीके से काम हो रहा है और क्या कुछ ऐसे मुद्दे हैं मुख्य तौर पर जिस पर अभी वर्तमान पर कार्य चल रहा है? जी, तो मुझे बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है निधि जी कि हमारी जो संस्था है वो एक लीडिंग थिंक टैंक है झारखंड का। हालांकि हम भारत के दूसरे जोग्राफीज़ में भी ऑपरेट करते हैं क्लाइमेट चेंज और जो रिलेटेड इश्यूज़ हैं उनके ऊपर, लेकिन पिछले 4-5 वर्षों में हमने ग्राउंड पर काम किया, काफ़ी काम किया, लोगों को सेंसिटाइज़ किया, स्टेट गवर्नमेंट के जो डिपार्टमेंट्स हैं उनको सेंसिटाइज़ किया, जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं इस पूरे सिस्टम का जो पार्ट हैं, सीड ने उनको सेंसिटाइज़ किया। और सीड के प्रयासों का यह आउटकम रहा कि 2022 के नवंबर-दिसंबर के समय पिछले साल राज्य सरकार ने एक डेडिकेटेड टास्क फोर्स का गठन किया जो सस्टेनेबल जस्ट ट्रांजिशन के ऊपर रोड मैप तैयार करेगी। हमारी जो प्रिपेयर्डनेस है, हमारा जो फ्यूचर रेडीनेस है, उसके प्लान को डेवलप करने के लिए झारखंड सरकार ने ये टास्क फोर्स क्रिएट किया। और इस टास्क फोर्स में वो तमाम थीमेटिक एरियाज़ आइडेंटिफाई किए गए जिन पर हम आज बात कर रहे हैं। जो भी समस्याएं हैं जो आज छोटी दिख रही हैं, लेकिन आज से 50 वर्ष के बाद उसका एक अलग आउटकम हो सकता है, पॉजिटिव या नेगेटिव, उसको प्रॉपरली असेस करने के लिए अपने राज्य को आज से ही उस दिशा में प्रिपेयर करने के लिए सीड और टास्क फोर्स दोनों मिलकर साथ में काम कर रहे हैं। और जितनी भी तकनीकी सहायताएं हैं राज्य सरकार को देने के लिए, सीड एक टास्क फोर्स के टेक्निकल पार्टनर के रूप में काम कर रहा है। जैसा कि आपने कहा कि फ़िलहाल हम लोग काफ़ी स्विफ्टली इस फील्ड पर काम करने की कोशिश कर रहे हैं झारखंड में। यहाँ पर जब हम क्लाइमेट चेंज की बात भी करते हैं तो एक ऐसी समस्या है जिसमें स्टेक होल्डर्स हर कोई है, हर नागरिक इसमें स्टेक होल्डर है और हर नागरिक की रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है कि हम अपनी तरफ से क्या कुछ कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं। अगर हम यहाँ पर झारखंड के पर्सपेक्टिव से भी बात करें, आपका एक्सटेंसिव रिसर्च रहा है झारखंड में लेकर, तो फ़िलहाल लोगों में कितनी ज़्यादा अवेयरनेस है और कितना ज़्यादा सेंसिटाइजेशन है क्लाइमेट चेंज को लेकर और इसके जो रेपरकशंस हम पर आएंगे अगर हमने फ़िलहाल कोई स्टेप नहीं लिया, वैसा आपको यहाँ पर क्या कुछ सिनेरियो दिखता है?
ये बड़ा पॉजिटिव हमारा एक्सपीरियंस रहा। जब हमने काम शुरू किया तो लोगों का जो सेंसिटाइजेशन लेवल था वो रिलेटिवली कम था। इस बीच में हमने कम से कम 200-250 के आसपास कंसल्टेशंस की, छोटे स्तर पर, मीडियम स्तर पर, बड़े स्तर पर, और हर जगह से हमें एक उत्साह दिखाई दिया। लोगों के बीच में उत्साह है क्योंकि हर कोई स्टेक होल्डर है। स्टेक होल्डर का मतलब ये नहीं कि उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, स्टेक होल्डर वो भी होता है जो अफेक्टेड होता है। तो चाहे वो पंचायत लेवल पर हमने बात की या डिस्ट्रिक्ट लेवल पे बात की या ये यहाँ गवर्नमेंट लेवल पे, डिपार्टमेंट लेवल पे बात की, तो सबके अंदर एक उत्साह है। और पिछले 2-3 सालों का अगर कंपैरिजन करें तो लोग काफ़ी सेंसिटाइज्ड हैं, धीरे धीरे हो रहे हैं, और लोगों का इंटरेस्ट भी बढ़ रहा है। इसी दिशा में एक और सार्थक पहल हुआ कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री मोदी जी ने मिशन लाइफ की शुरुआत की। और मिशन लाइफ का उद्देश्य ये है कि क्लाइमेट चेंज से लड़ने के लिए, उसके जो नकारात्मक प्रभाव हैं उससे लड़ने के लिए सिर्फ रिसर्च संस्थाएं ही काम ना करें, सिर्फ सरकार ही काम ना करें, एक आम व्यक्ति भी उतना ही कंट्रीब्यूट कर सके अपने बिहेवियर में चेंज लाके। जो छोटी छोटी चीज़ें हैं, घर में हम बिजली का प्रयोग करते हैं तो कैसे हमें बिजली को बचाना है, पानी को बचाना है, या जो भी हमारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनको बचा के हर व्यक्ति अपना छोटा छोटा कंट्रीब्यूशन दे सके ताकि वो एक आउटकम उसका एक बड़े कंट्रीब्यूशन के रूप में हो। तो मिशन लाइफ को स्टेट में प्रमोट करने के लिए झारखंड सरकार ने भी रीच आउट किया पूरे राज्य में। और इसी वर्ष 5 जून को वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे के दिन झारखंड सरकार ने एक बड़ा कार्यक्रम किया जिसमें राज्य भर में जितनी भी जो भी प्रयास हुए इस बिहेवियरल चेंज को लेके उसको शोकेस किया गया। और सीड ने भी उसमें काफ़ी सहयोग किया राज्य सरकार को, और हमें बड़ा अच्छा पॉजिटिव आउटकम मिला कि सिर्फ 1 साल के अंदर अंदर लोगों का जो सेंसिटाइजेशन लेवल है वो काफ़ी बढ़ गया। और ये उम्मीद है कि आगे ये धीरे धीरे इनकलकेट और भी ज़्यादा होगा सोसाइटी में, एक डीपर पेनिट्रेशन होगा नॉलेज लेवल का। बिल्कुल, जैसा आपने कहा कि कोशिश की जा रही है कि हर नागरिक को हम इससे जोड़ सकें। अगर हम यहाँ पर मीडिया के रिस्पॉन्सिबिलिटी या फिर मीडिया की भूमिका के बारे में बात करते हैं कि क्योंकि अब ऐसी हम जगह पर खड़े हैं कि ज़रूरी है कि हर कोई साथ में, सिर्फ आप सरकार पर वो रिस्पॉन्सिबिलिटी या फिर शोध संस्थान पर आप वो जिम्मेदारी नहीं दे सकते हैं। मीडिया इसमें किस तरीके से साथ मिलकर एक भूमिका निभा सकते हैं? मीडिया का रोल डेफिनेटली सबसे इम्पॉर्टेंट है क्योंकि हमारी जो हम जो भी शोध करते हैं या जो हमारा आउटकम होता है जो हम पेपर पे लेके आते हैं, मीडिया ही एक ऐसा तंत्र है, एक ऐसा सिस्टम है जो उसको जनमानस तक पहुंचाता है। एक तो ये है। दूसरा है कि जनमानस तक पहुंचाने का जो तरीका होता है वो आप चूँकि मीडिया से जुड़े हुए लोग हैं, आप 24 आवर आपका पब्लिक कनेक्ट है। जो सरकार की योजना हो या रिसर्च इंस्टीट्यूशंस हैं उनका रिसर्च आउटकम हो, या जो पब्लिक पॉलिसी पे काम करने वाले जो सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो ग्रास रूट लेवल पर काम करते हैं, उनको सही तरीके से सही स्टेक होल्डर तक पहुंचाने का काम वो मीडिया ही करती है। आपका कनेक्ट सिर्फ जनमानस से ही नहीं होता है, डिपार्टमेंट से भी होता है, गवर्नमेंट से भी होता है, सिविल सोसाइटी से भी होता है, और विद इन मीडिया ग्रुप्स अलग अलग थीमेटिक एरियाज़ पे, जैसे मीडिया ग्रुप्स में भी कुछ लोगों का पॉलिटिकल इंक्लिनेशन होता है, कुछ लोगों का क्लाइमेट चेंज, कुछ लोगों का अलग अलग मुद्दों पर। अब क्लाइमेट चेंज को देखा जाए तो ये एक ऐसा मुद्दा है जो इन सारे डोमेन्स से कनेक्टेड है, चाहे वो पॉलिटिकल हो, सोशियो इकोनॉमिक हो, रिसर्च हो। तो मीडिया का सेंसिटाइज होना भी उतना ही इम्पॉर्टेंट है जितना बाकी स्टेक होल्डर्स का सेंसिटाइज होना है। तो यहाँ 2 डायमेंशंस हैं। पहला, मीडिया का रोल कैसे इसमें इम्पॉर्टेंट हो सकता है कि पहला तो मीडिया को थोड़ा अपनी सेंसिटिविटी जो है, अपना सेंसिटाइजेशन लेवल धीरे धीरे बढ़ाना होगा, क्योंकि जो मुद्दे हैं
आज से 100 साल पहले गरीबी एक मुद्दा हुआ करता था तो मीडिया का फोकस गरीबी हो सकता था। आज धीरे धीरे उस समस्या से निजात पा रहे हैं, आज एक नई समस्या में जा रहे हैं, नए स्पेस में जा रहे हैं। तो मीडिया को भी अपने अंदर कुछ ट्रांजिशन की ज़रूरत है, मीडिया को भी अपना कैपेसिटी बिल्डिंग करने की ज़रूरत है। और एक बार अवेयर होने के बाद फिर एक दूसरी रिस्पॉन्सिबिलिटी मीडिया की खड़ी होती है कि अब फिर उसको फर्दर डिसेमिनेट किया जाए। तो यहाँ मीडिया का एक बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट रोल मैं देखता हूँ, और आई थिंक हम लोग झारखंड में मीडिया ग्रुप ऑलरेडी काफ़ी काम कर रहे हैं। बिल्कुल, जैसा कि आपने 2 एस्पेक्ट पे बात किया, सेंसिटाइजेशन और उसके बाद फिर आप उसको किस तरीके से डिसेमिनेट कर रहे हैं। डॉक्टर मनीष, आप हमारे कार्यक्रम में आए, जलवायु परिवर्तन को लेकर, कार्बन एमिशन को लेकर आपने जानकारी दी, किस तरीके से सीड और राज्य सरकार काम कर रही है, वैश्विक स्तर पर क्या काम हो रहा है, उस सब पर आपने जानकारी दी, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। इसी के साथ हमें दीजिए इजाज़त, हम आपसे फिर मिलेंगे नई दिशाएं की अगली कड़ी में। तब तक के लिए जोहार, नमस्कार।